हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक केमिकल इक्वेशंस केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कल हम लोगों ने कुछ चीजें कवर कर ली थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसके साथ साथ में जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, साथ में हमने कुछ रिएक्शन देखी थी जिसमें पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ था, और साथ में हमने ये देखा था जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एनसीईआरटी में 1.1 के अंडर में ये दिया गया है। 1.1 के अंदर है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो, जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको ये तो पता रहता नहीं कि कितने उसमें चीजें इन्वॉल्व हो रही। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हम लिखते हैं, अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें इसका, मैग्नीशियम को जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या इस रिएक्शन को देख के ये बिल्कुल भी पता चल रहा है कि मैग्नीशियम के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है? नहीं पता चल रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द chemical reaction in the form of formula and symbols। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला के फॉर्म में और सिंबल्स के फॉर्म में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब हमको केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दो तरह की देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, तो हमको यहाँ केमिकल इक्वेशन कितनी तरह की देखने के लिए मिलती है? दो तरह की। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की तो हमको दो तरह केमिकल इक्वेशन देखने के लिए मिलती है। एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरी है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन इन विच the number of atoms of different element is same on both reactant and product side इसका क्या मतलब है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट के सेम होते हैं दोनों तरफ, रिएक्टेंट तरफ भी और प्रोडक्ट के साइड भी। इसको हम लोग कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग एक इसका एग्जांपल ले तो समझते हैं। अगर हम लोग मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर हम इसको यहां पे इस तरह से बैलेंस कर दें तो ये कैसी इक्वेशन हमने लिख दिया? यहां बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया, क्योंकि यहां पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों सेम है। रिएक्टेंट क्या होता है? जो LHS में लिखा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट क्या होता है, जो किधर लिखा जाता है, LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है, जो किधर लिखा जाता है, RHS साइड, यानी राइट हैंड साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ दो चीजें हैं, जो चीजें रिएक्ट करती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्ट करके बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट के सेम होते हैं, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको इक्वेशन बैलेंस क्यों करना है, हम अनबैलेंस रख के भी तो काम चला सकते हैं। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों का बनता है हमेशा, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चीजें हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो भी इसका है, हम लोगों को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। हम ना करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना, हमारा कौन सा घर से कुछ जा रहा है। तो क्वेश्चन अगला ये आता है, व्हाई डू वी नीड to balance the chemical equation। ठीक है, हमको जो केमिकल इक्वेशन है इसको हमको बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो इसका जो सीधा सा आंसर है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ना यहाँ पे मास क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा केमिकल इक्वेशन में। और अगर ये इक्वेशन अनबैलेंस हो जाती है तो मास क्या होगा, मास दोनों तरफ बराबर नहीं रहेगा, और अगर मास दोनों तरफ बराबर नहीं रहेगा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां पे हम लोगों को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ती है, तो टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, Why do we need to balance the chemical equation, हमको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ती है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroy in a chemical reaction। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, और इसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो कैसे करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ हमारे पास मेथड होता होगा कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो अगला हमारे सामने जो क्वेश्चन एनसीईआरटी देता है वो क्या देता है कि हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम लोगों को जो केमिकल इक्वेशन है कि बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं, किस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं, तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब क्वेश्चन ये आता है, हिट और ट्रायल मेथड होता क्या है। देखो, जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं सब कुछ हम लोग एनसीईआरटी से कवर करके चल रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर एक पॉइंट भी नहीं है। आपको करना क्या है, यहां पे एनसीईआरटी का ये लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी का जो 1.1 वाला है आपको वहां से चीजें पढ़नी शुरू करनी है। आप उसको एक एक पढ़ते जाइए, इधर लेक्चर देखिए उधर एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाउ डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, हिट और ट्रायल मेथड से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अब हिट और ट्रायल मेथड क्या है, इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल से कि हम लोग जो भी केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं बैलेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग। आगे अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह पढ़ोगे 11th में तो वहां पे आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगी।
अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लें, एक एग्जांपल BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो हमने आपको बताया था केमिकल इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, दूर दूर को जोड़ देते हैं और पास को जोड़ देते हैं। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl क्या बनेगा, BaCl, ठीक है, BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है, ये हमारे सामने एक इक्वेशन आ गई है, BaSO4 प्लस NaCl यानी बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड क्या बनेगा, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, हमारे सामने ये पहली इक्वेशन है। अब हम लोग इसको कैसे करते हैं और क्या करते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। केमिकल इक्वेशन थोड़ी सी गलत हो गई है, BaCl2 प्लस Na2SO4 है, BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बनता है, ये BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, केमिकल इक्वेशन थोड़ी उल्टी लिख गई थी, कोई बात नहीं, यहां पर हम लोग उसको सीधा कर लेते हैं। देखो कैसे क्या होता है, दूर दूर था BaSO4 हमने इसको यहां ज्वाइन कर दिया और NaCl को हमने अलग ज्वाइन कर दिया। अब देखो हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को। यहां पे जितने भी एटम इन्वॉल्व है हमको उनको लिख लेना है, BaCl NaSO4। अब यहां पे दो तरह के आयन है, Ba भी एक तरह से आयन है, Cl भी आयन है। Cl कैसे आयन है, 9th में आपने पढ़ा होगा Cl माइनस, Na के ऊपर पढ़ा होगा Na प्लस, SO4 के ऊपर पढ़ा होगा SO4 माइनस 2। समझ बात आई। तो यहां पे अगर -2 लगा है तो हमको 2 Na की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपने यहां पे देखा कि BaSO4 है यानी कि इसके ऊपर -2 लगा है और इसके ऊपर क्या है, +2। तो इस +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको 2 माइनस वाले आयन चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, Ba के साथ SO4 इस वजह से लग जाता है क्योंकि एक Ba में कितना चार्ज होता है, +2, SO4 में कितना होता है, -2। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से हम लोग BaSO4 को आसानी से लिख नहीं पाते हैं। जो हमने यहां पे लिखा है सेम चीज हमको यहां पे लिख लेना है, BaCl NaSO4। इसके बाद हमको अगला स्टेप क्या करना है, यहां पे सबके नंबर लिख लेने हैं। Ba कितना है 1, Cl कितना है 2, Na कितना दिख रहा है 2, SO4 कितना दिख रहा है 1। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी सेम लिखना है। Ba यहां कितना है 1, Cl यहां कितना है 1, Na यहां कितना है 1 और SO4 यहां पे हमको कितना दिख रहा है 1। तो यहां पे सबके नंबर 1 2 2 1, यहां पे 1 1 1 1, यानी यहां पे सारे एक है और यहां पे जो Cl है Cl n बैलेंस है और Na n बैलेंस है। अब हमको इसको क्या करना है, इसको हमको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले यहाँ Cl लिखा है, Cl यहाँ कितना है 2 है इस साइड पे, उधर साइड पे Cl कितना है 1 है। हमको करना कुछ नहीं है, सीधे ले जाके यहाँ पे 2 लगा देना है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो चीजें आने लगेंगी, आपको फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई सब में होगा। सब में होने का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 लगा है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो ये कैसे बैलेंस होता है। Na को हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास यहाँ पे Na कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे Cl भी लगा है, Cl किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे Ba कितना हो गया 1, Cl कितना हो गया 2, Na कितना हो गया 2, SO4 कितना हो गया 1। अब ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड पे जितनी चीजें हैं वो किसके इक्वल हो गई हैं, प्रोडक्ट साइड के इक्वल हो गई हैं। रिएक्टेंट हम लोग किधर लिखते हैं, ये दोनों चीजें क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होता है, जो चीजें रिएक्ट करती हैं। इधर दोनों साइड पे क्या चीजें हैं, इधर दोनों साइड पे है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इधर साइड पे क्या है आपका प्रोडक्ट है। तो हम लोग इस तरह से जो भी केमिकल इक्वेशन होता है हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब अगर हम लोग और चीजों की यहाँ पे बात करें तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। ठीक है,
एक एग्जाम्पल हमारा ये हो चुका है। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से होगा। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी में जो बीच में क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, ये वहां का क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें एनसीईआरटी का यहाँ पे एग्जाम्पल, तो वो है BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, होल थ्राइस का मतलब यहां 3 लग जाएगा। BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस क्या बनता है ये, इसको देखते हैं। BaSO4 दूर दूर चला जाएगा, ये हो जाएगा BaSO4 प्लस यहां पे पास पास है, पास पास क्या हो जाएगा AlCl3। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे ये कैसे हो गया, क्या हो गया, इसको समझते हैं। यहां पे Ba है, आपको पता है कि Ba पे चार्ज क्या होता है, +2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। SO4 पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है। तो ये दोनों आपस में साथ साथ में कंबाइन कर जाएंगे, तो BaSO4। अब हमको थ्राइस वाइस की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हम थ्राइस क्यों लेके आए थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी उसको समझेंगे कि यहाँ पे हमको थ्राइस क्यों लगाना पड़ा था, ये कैसे बना, इसको हम लोग देखिए समझते हैं। यहाँ पे अल्युमिनियम है, आपको पता है अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 2, 8 और 3 आता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो अल्युमिनियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, +3। अब ये लूज क्यों करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब हम लोग आगे समझते हैं। SO4 पे क्या चार्ज है, SO4 पे चार्ज है -2। -3 -2 को हम ऐसे बैलेंस तो कर नहीं सकते, तो हमको इनको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम का मतलब पावर इनकी सेम करनी पड़ेगी। पावर सेम करने के लिए हमको इनको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इनकी पावर सेम हो जाए। तो हमने इसको क्या किया, यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। समझ बात आई। तो इसी वजह से Al पे क्या लग गया 2, Al2, SO4 पे क्या लग गया 3, SO4 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आयंस वगैरह को बनाते हैं और आयंस से आगे हम लोग कंपाउंड वगैरह का फॉर्मेशन कर लेते हैं। समझते हैं आगे। यहां पे हमने क्या लिखना है, BaCl Al और साथ साथ में यहां पे हमको लिख देना है SO4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, BaCl Al SO4। सेम इधर भी हमको लिखना है BaCl Al SO4। ठीक है, तो BaCl Al SO4 इधर है, BaCl Al SO4 उधर साइड पे। अब हमको इसको बैलेंस कैसे करना है ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Ba कितने हैं, 1, तो 1 लिख लिया। Cl कितना है यहाँ पे 2, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। Al कितना है यहाँ पे 2, हमने 2 लिख लिया। SO4 यहाँ पे कितना है 3, हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। यानी जो जो सेम है हमको लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। Ba इस साइड पे कितना है 1, Cl यहाँ पे कितना है 3, Al यहाँ पे कितना है 1, SO4 यहाँ पे कितना है 1। यानी कि अब हमको इसको आपस में कंपेयर करना है और इन दोनों को हमको क्या करना है, इन दोनों को हमको बराबर कर लेना है। बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो Ba 1 है, वहां पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको। Cl यहाँ पे 2 है, वहां पे Cl 3 है। अब हमको कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये इक्वल एक दूसरे के नहीं होने पाएगा, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, उधर वाली प्रॉब्लम फंसेगी और फिर हम उधर से इसको 3 को हम 4 बना नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे Cl को हम 3 को 4 कैसे बनाएंगे, बनना ही नहीं पाएगा। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कम से कम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, होल नंबर गलती से कर लिया, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर 3 लगा दें तो देखो क्या होगा, ये समझो। देखो हिट एंड ट्रायल इसी को कहते हैं, क्योंकि बार बार हमको एक ना एक यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड लिखना पड़ेगा जिससे कि हम मल्टीप्लाई कर सके। तो यहाँ पे Ba है इंटू क्या हो जाएगा 3, कितना हो गया ये 3, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मल्टीप्लाई Cl में हो गया, Cl इंटू 3 इसको कितना आ गया 6 आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे Ba कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे कितना है 1। अब हमको इसको भी 3 करना है। 3 करने के लिए हमको देखो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं।
ठीक है, तो आगे हम लोगों को क्या करना है ये समझते हैं। Ba यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 1, तो आगे हम लोगों को यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे 3 है, हमको यहाँ पे सिंपल सा 3 लगा देना है। अब 3 लगाते ही क्या होगा आप ये समझिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3 से, ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 6 वाली प्रॉब्लम फंस रही है, तो इसको हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। हमको यहाँ पे अब क्या करना है, हमको यहाँ पे 2 लगा देना है, और 2 लगाते ही क्या होगा, यहाँ पे हम लोग समझते हैं 2 लगाते ही यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटू 2, तो ये इक्वल्स टू टोटल नंबर इसके 2, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 6। इस तरह से हमने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, और साथ साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हैं। अगली चीजें हम लोग पढ़ते हैं, क्या हम केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव का मतलब अगर हम केमिकल इक्वेशन को देखें तो हमारे दिमाग में सारी चीजें आ जाएं कि ये केमिकल इक्वेशन कैसी हुई होगी, या फिर इस केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कैन वी मेक केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव, या कैन की जगह हम लोग लिख सकते हैं हाउ वी मेक केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव, कि हम कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन को देखें और देखते हम तुरंत बता दें कि ये किस किस कंडीशन में हुआ और इसमें क्या क्या या फिर किन किन चीजों के इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, कि हम लोग उसमें कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं। जैसे क्या मेंशन कर सकते हैं, वी मेंशन द फिजिकल स्टेट, we mention the physical state of the substance। अच्छा, फिजिकल स्टेट हम लोग कैसे क्या मेंशन करते हैं ये समझते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि हमने किसी चीज को पानी में घोल दिया है ना, तो जब भी हम किसी चीज को पानी में घोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इन वाटर। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जो कि पानी में घोला गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। अब हम वहां पे लिख तो सकते नहीं कि हमने पानी में घोला, तो हम लोग सिंपल सा उसके कोई भी सब्सटेंस है उसके नीचे क्या लिख देते हैं, AQ लिख देते हैं। AQ अगर हम किसी इक्वेशन के नीचे लिखते हैं या फिर किसी कंपाउंड के नीचे लिखते हैं, इसका क्या मतलब है कि वो कैसा है, वो पानी में घोल के बनाया गया है। दूसरा इसका एग्जांपल है फिजिकल स्टेट का, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, S से। कोई सब्सटेंस है यहाँ पे लिक्विड स्टेट में, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, L से। कोई सब्सटेंस है यहाँ पे गैसेस स्टेट में, तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, G से। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ फिजिकल स्टेट है, कुछ हम लोग फिजिकल स्टेट किसी सब्सटेंस का बता देते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई सब्सटेंस है जहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट के आगे हम लोग क्या लिख देते हैं, PPT। जैसे यहां पे अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें, CaOH का बोल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैसी, गैसियस, तो यहां पे हमने G लिख दिया, केमिकल इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव हो गई। और क्या बन गया, CaCO3। CaCO3 क्या होता है, PPT होता है, तो हमने यहाँ पे PPT लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। यानी कि हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, हम बता देंगे CO2 कैसे स्टेट में, गैसेस स्टेट में, CaCO3 कैसे स्टेट में, PPT के फॉर्म में है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, वी मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। दूसरा हम लोग और केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, दूसरा है हम लोग यहाँ पे हीट चेंजेस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, हीट चेंजेस, तो दूसरा क्या है, वी मेंशन द हीट चेंजेस इन द रिएक्शन। तो अगला वाला क्या है, हीट चेंजेस। हीट चेंजेस में क्या होता है, देखो दो तरह की रिएक्शन हमने पढ़ी है, एक एक्सोथर्मिक और दूसरी रिएक्शन है एंडोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल यहां पे एनसीईआरटी देती है कंबशन। कंबशन यानी कि जब भी हम कोई चीज जलाते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है। और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यहां पे एनसीईआरटी एग्जांपल देती है रिस्पायरेशन। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या क्या आता है। कंबशन ये तो आपको पता ही, लेकिन रिस्पायरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन का यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल बताएं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो सिंपल सा एग्जांपल निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहां पे ये है कि हम हीट चेंजेस को मेंशन कैसे करते हैं, हमको मेंशन करना भी तो आना चाहिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कंबशन और रिस्पायरेशन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस है। हम लोग हीट चेंजेस को, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग प्रोडक्ट साइड पे लिख देते हैं एनर्जी। अगर हमने प्रोडक्ट साइड पे लिख दिया एनर्जी रिलीज्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन यहां पे एक्सोथर्मिक है। और अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड पे अगर हम लोग हीट लिख देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है रिएक्शन कैसी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि अगर हम एलएचएस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हीट लिखते हैं तो इसका मतलब है रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उसको सनलाइट या फिर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। जबकि अगर एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है, हम लोग किधर साइड पे लिखते हैं एनर्जी रिलीज, ये हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट साइड पे, यानी कि आरएचएस के साइड पे। अब हम लोग दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन का एग्जांपल देख लेते हैं और फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम लोग इसको रफ करते हैं और थोड़ा सा दोनों को हम लोग एक एक रिएक्शन देख लेते हैं दोनों की, जिससे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, रिस्पायरेशन हमको पता है क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है। और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमको यहां पे वाटर प्लस एनर्जी। अब बच्चा लोग ये बताओ, ये जो एनर्जी लिखा है कहां लिखा है, एलएचएस साइड पे लिखा है कि आरएचएस साइड पे लिखा है? ये एनर्जी आपका लिखा है आरएचएस साइड पे। मतलब आंख बंद करके रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पहचानने का एक तरीका होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। दूसरा हम लोग यहां पे देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग कैसे पहचानते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन यहां क्या दिया गया, फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll। यहां पे क्या बनता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के बाद ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2O। और इसको बैलेंस करने का जो सिंपल सा तरीका है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पे 6 लगा दो, 6, यहां पे 12 लगा दो, यहां पे 6 लगा दो, यहां पे 6 लगा दो, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। 6 12 6 और 6 बन गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। यहां पे आप लोग देखो, यहां पे सनलाइट, यानी यहां पे एनर्जी किधर लिखी गई है, रिएक्टेंट साइड पे। तो ये केमिकल इक्वेशन कैसे हो गई, ये केमिकल इक्वेशन आपकी हो गई एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये पॉइंट है। सारे पॉइंट एनसीईआरटी के आपके चल रहे हैं, एक भी पॉइंट आपका बाहर का नहीं है। अगला हम लोग क्या कुछ मेंशन कर सकते हैं हीट चेंजेस को छोड़ के, बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। जब भी कोई छोटा मोटा चेंजेस होता है, ठीक है, छोटा मोटा चेंजेस का मतलब जैसे हीट में कोई चेंज हो गया या कैटलिस्ट वगैरह कोई ऐड हो गया, तो हम लोग उसको भी यहां पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर यहां पे कभी कभी हीट हमको थोड़ा रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, ऐसे ट्रायंगल कौन सा साइन होता है, डेल्टा साइन होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर कोई कैटलिस्ट है तो हम लोग कैटलिस्ट को मेंशन कर सकते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, इससे हम लोग लिख देते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, यहां पे इस साइड पे एलएचएस है, इस साइड पे आरएचएस है, यानी कि प्रोडक्ट है कोई,
और अगर हमको यहाँ पे हीट चेंज दिखाना है तो हम डेल्टा लगा देंगे। अगर हमको कोई कैटलिस्ट दिखाना है, ऐसे मान लो किसी रिएक्शन में निकल यूज हो रहा है कैटलिस्ट की तरह, तो ये दिखा दिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लो कि अगर एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे नहीं हो रहा, हम किसी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हम लोग जैसे मान लो 300 ATM लगा दिया, यानी 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई रिएक्शन हुई, तो ये स्पेसिफिसिटी दिखाती है। तो कहने का क्या मतलब है, हमने यहाँ क्या सीखा कि हम लोग किस तरह से किसी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो इंफॉर्मेटिव बनाने का हमारे पास 3 रास्ता है। सबसे पहला रास्ता हमारे पास इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन को बनाने का क्या था कि हम उसका फिजिकल स्टेट लिखते हैं ना। तो सबसे पहला क्या था, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बाद जो हमारे पास दूसरा रास्ता था केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने का, वो क्या था, हीट चेंज। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल था कि हम छोटी मोटी चीजें दिखा दे, जैसे कैटलिस्ट हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और इसके साथ साथ में कोई हीट चेंज होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें हम लोग डेल्टा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे की चीजें हम लोग पढ़ते हैं कि आज हम लोगों ने कितनी कितनी चीजें पढ़ी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, जब भी हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फॉर्मूला फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। कितने तरीके होती है, 2 तरीके, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम रहते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि केमिस्ट्री क्या कहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड पे है जो मास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसा केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो भी एटम्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, तो वो कैसे इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो भैया इसका सिंपल सा कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, पहला फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, या फिर किसी चीज को हम लोग पानी में घोल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम लोग किसी चीज को सॉल्ट में घोल देते हैं, ठीक है, सॉल्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा हम लोग हीट चेंज दिखा सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पीपीटी दिखा सकते हैं, प्रेसिपिटेट बन गया तो पीपीटी लिख देते, कोई दुख तकलीफ नहीं है। इसके बाद अगली चीज हम लोग क्या बताते हैं यहाँ पे, अगली चीज हम लोग बताते हैं हीट चेंज। हीट चेंज में 2 तरह की चीजें होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है तो जो भी हम लोग हीट चेंज, अगर हीट लिखते हैं तो किधर लिखते हैं, एक्सोथर्मिक के केस में वो हम लोग आरएचएस साइड लिखते हैं, और अगर हम लोगों में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो किधर लिखते हैं, एलएचएस साइड, यानी कि प्रोडक्ट के साइड पे हम लोग क्या लिख देते हैं, हीट लिख देते हैं। और तीसरा हम लोग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कैटलिस्ट लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में जो भी चीजें हैं, कैटलिस्ट के साथ हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाद अगर हीट चेंज थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है तो हम लोग वो बता सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी की आगे की चीजें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, और साथ साथ में लास्ट में रस्टिंग वगैरह, कोरिजन, ये सारी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अगर किसी तरह कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।